और एक बार फिर से IBC 24 के सभी दर्शकों का आभार, क्योंकि IBC 24 लगातार नंबर 1 पर बरकरार है। बाग रिपोर्ट में IBC 24 की बादशाहत बरकरार है। तो बाग रिपोर्ट सामने आ चुकी है। मार्केट शेयर 30.64% के साथ IBC 24 नंबर 1 पर काबिज है। तो चाहे बात करें टाइम स्पेंड की या फिर बात करें मार्केट शेयर की, तो IBC 24 लगातार दर्शकों का आभार जताते आ रहे हैं, क्योंकि लगातार दर्शक अपना भरपूर प्यार IBC 24 को दे रहे हैं और इसी वजह से IBC 24 नंबर 1 पर एक बार फिर से काबिज हो चुका है। तो आपको बता दें कि हमारी जो कोशिश होती है, पूरी IBC 24 की जो कोशिश होती है कि सबसे पहले आप सभी तक सभी सटीक और सही खबरों को पहुंचाए अपडेट के साथ, वो कोशिश एक बार फिर से सफल होती नजर आ रही, क्योंकि IBC 24 लगातार नंबर 1 पर बरकरार है। सबसे ज्यादा समय दर्शकों ने IBC 24 को दिया, हमारी खबरों को प्राथमिकताएं दी है और इसी वजह से बाग रिपोर्ट में IBC 24 बात करें वोटिंग की, चाहे बात करें चुनावी खबरों की या फिर बात करें सामान्य खबरों की, तो IBC 24 लगातार अपने दर्शकों तक सही समय पर सही खबरें पहुंचाता आ रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ। अहमदाबाद में अमित शाह का रोड शो आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद से गांधीनगर तक अमित शाह ने रोड शो किया है। अमित शाह के रोड शो में लोगों का हुजूम भी यहाँ पर उमड़ा है। गांधीनगर से BJP प्रत्याशी है अमित शाह और कल अहमदाबाद में नामांकन अपना भरेंगे। गांधीनगर में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होने वाली है और चुनाव प्रचार प्रसार में जितनी ज्यादा तेजी लाती जा रही है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। देखिए, पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भगवा रंग में रंगा हुआ यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है और अमित शाह का ये रोड शो जिसकी तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ पर उमड़ी हुई है। हालांकि रोड शो की वजह से रूट को डायवर्ट भी किया गया था, कई जगहों का बताया जा रहा है, लेकिन कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं, रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए, सभी यहाँ पे अपने फोन के कैमरे से कैप्चर करते हुए इस रोड शो को नजर आ रहे हैं। साथ ही आप देखिए कि भगवा रंग में रंगा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पे लोगों में जोश भी नजर आ रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो सभी यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, रोड शो की तस्वीरें अहमदाबाद से। और पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होगा। MP में पहले चरण में मैदान में 88 उम्मीदवार हैं, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला और बालाघाट और छिंदवाड़ा में वोट डाले जाएंगे। सिर्फ छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पास है। और पहले चरण में छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। बस्तर सीट है जिस पर पहले चरण में मतदान होने हैं। 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच यहाँ पर टक्कर का मुकाबला है। बस्तर के 14,72,207 मतदाता यहाँ पर वोट डालेंगे। तो बता दें आपको कि 1961 मतदान केंद्रों में से 96 संवेदनशील मतदान केंद्र है। हेलीकॉप्टर से 56 मतदान दल यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर 56 मतदान दल पहुंचे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। मतदान के लिए पूरे बस्तर में सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। तो 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मतदान दल हेलीकॉप्टर से यहाँ रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 3 दिन पहले ही सुरक्षा की दृष्टि से मतदान दलों को यहाँ पर रवाना किया गया है और पूरी तैयारियां वोटिंग के लिए अब की जा चुकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के मतदान से पहले BJP और NDA के उम्मीदवारों को पत्र लिखा है और लोकसभा उम्मीदवारों को जीत का विश्वास दिलाया। PM मोदी ने पत्र में लिखा है कि आप सभी जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचेंगे। हमें मिलने वाला एक-एक वोट मजबूत सरकार की ओर बढ़ता कदम होगा। तो बता दें कि चुनाव पहले फेज की वोटिंग कल होने वाली है, जिसको उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पत्र लिखा है। लेटर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं और उन सभी का विश्वास दिलाया है कि हम ही जीतेंगे। और PM मोदी ने पत्र में लिखा कि आप सभी जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचेंगे। हमें मिलने वाला एक-एक वोट मजबूत सरकार की ओर बढ़ता कदम है। तो ये पत्र लिखकर उन्होंने तमाम जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो नेता हैं, उनमें विश्वास जताया है। तो वही बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।
मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर नामांकन शुरू होंगे। इंदौर सहित देवास, शाजापुर में आज से नामांकन होंगे। उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ में भी नामांकन होंगे। धार, खरगोन, बड़वानी, खंडवा में भी नामांकन होंगे और सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन फॉर्म यहां पर जमा कराया जा सकेंगे, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है, तो 3 बजे तक फॉर्म लिए जा सकेंगे यहां पर। और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख भी आपको बता दें, 25 अप्रैल नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख होगी और आज से इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आम चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। चौथे चरण में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर की 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चौथे चरण का मतदान 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। इधर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत के नक्सलियों को शहीद बताने वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने बयान की निंदा की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि नक्सलियों को शहीद बताना निंदनीय है। कांग्रेस ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है, ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया था। तो बता दें कि इस बयान पर अब लगातार सियासत भी जारी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत जिन्होंने नक्सलियों को शहीद बताया और उनके इस बयान के बाद सियासत देखी जा रही है। बीजेपी ने बयान की कड़ी निंदा की है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने निंदा करते हुए कहा कि नक्सलियों को शहीद बताना निंदनीय है। कांग्रेस ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है और ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार है। उन्होंने आगे कहा कि ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर भी प्रहार है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया है। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार किया है। देश के सुरक्षा बलों के बहादुरी पर प्रहार है। ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। और बीरनपुर मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा कि बीरनपुर हत्याकांड की नए सिरे से जांच होगी, कई बिंदुओं को जोड़कर नई जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले जो जांच हुई है वो अपूर्ण है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं हुई है। क्या घटना हुई इसकी जांच सीबीआई कर रही है। घटना क्यों हुई इसकी जांच राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि जांच में सामाजिक पहलुओं को भी रखा जाएगा। हिंदू लड़कियों की समुदाय विशेष के लड़कों से शादी के एंगल से भी जांच की जाएगी। घटना क्या हुई इसकी जांच तो अब सीबीआई के माध्यम से होना है। क्यों हुई इसकी जांच करना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में भविष्य में। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो ये क्यों हुई है इसकी जांच करने की आवश्यकता है। एक जांच हुई है, अपूर्ण सी है, उसमें और बिंदुओं को जोड़ करके नई जांच भी कराने की आवश्यकता है। तो वो सामाजिक पक्ष, सामाजिक पहलू जिसके कारण ये दुर्घटना घटी है, ये बड़ा विषय सामने आया है। कमिश्नर दुर्ग के रिपोर्ट में भी आया है। ऐसी बहुत सारी बातें थी उसमें कि समुदाय विशेष के लोगों ने हिंदू धर्म के लड़कियों से अनेक विवाह कर लिए और वो उसका कहीं कहीं विरोध समाज में उत्पन्न हो चुका था। समाज वाले गए थे शासन प्रशासन के पास, कोई सुनने वाला नहीं था। और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। आज फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। कुछ पूर्व विधायक भी बीजेपी में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की मौजूदगी में ये प्रवेश होगा।
कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा प्रवेश उत्सव आज मनाया जाएगा, जिसमें ये तमाम जो कांग्रेसी है वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो कुछ पूर्व विधायक भी हैं जो कि बीजेपी में प्रवेश करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई उन सभी को सदस्यता यहाँ पर दिलाएंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के कल पहले चरण की शुरुआत होने वाली है और इसके पहले ही लगातार जो है कांग्रेस को बड़े झटके लगते जा रहे हैं। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में दिग्गजों के दौरे की। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे। राजनांदगांव के खुज्जी में चुनावी सभा लेंगे। जेपी नड्डा की 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 3 चुनावी सभाएं हैं। भिलाई, चंद्रखुरी और कांकेर में जेपी नड्डा की सभा होगी। 23 अप्रैल को पीएम मोदी भी धमतरी आ सकते हैं। तो दिग्गजों का दौर जो है वो लगातार जारी है। हालांकि अगर बात करें पहले चरण की, तो पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम चुका है, लेकिन आने वाले फेज के लिए, आने वाले चरणों के लिए लगातार धुआंधार चुनाव प्रसार जारी। और इसी कड़ी में सभी तमाम जो दिग्गज हैं वो अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आगे भी रहने वाले हैं। और पहले चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में बहुजन समाज पार्टी में बड़ी हलचल देखने को मिली है। झांसी में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यहां बहुजन समाज पार्टी ने राकेश कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बुधवार को पार्टी ने राकेश कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित करते हुए टिकट भी काट दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों में बदलाव किया है। जिलाध्यक्ष बीके गौतम ने लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी है। लोकतंत्र के महाकुंभ लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख करीब आ गई है। प्रचार के आखिरी दिन पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। उन्होंने असम की नीलबाड़ी और त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। तो एक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया और पीएम मोदी की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। देखिए इस पर पूरी एक रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा। अब इन चीजों के बारे में तो मोदी जी बात नहीं करते। रामनवमी के पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारत में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उनकी रैलियों पर रामनवमी की छाया साफ देखने को मिली। असम के नलबाड़ी और त्रिपुरा के अगरतला में पीएम मोदी ने रैलियां की। इस दौरान उन्होंने कभी समय निकालकर रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए, तो कभी रैली के बीच ही लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर रामलला के सूर्य तिलक से जुड़ने का आह्वान किया। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। अपने भाषण में पीएम ने जहां मोदी की गारंटी का जिक्र किया, वहीं पूर्वोत्तर की समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी बोले कि आज दिल्ली में ऐसी सरकार है जिससे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की चिंता है। आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। पूर्वोत्तर भारत में पीएम मोदी गरजे तो यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए रोड शो किया और पीएम मोदी के 400 प्लस सीट जीतने के दावे पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा
कि बीजेपी 400 प्लस पर इतना जोर दे रही है जिससे शक होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 180 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। वहीं प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं? ये बात उभरी कहाँ से और इस बात का मतलब क्या है? अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा? जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा? 2024 का लोकसभा चुनाव पहले चरण के करीब आने के साथ अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों का दौर गुजरते वक्त के साथ और तेज होगा, जिस पर सियासत गरमाएगी। नेताओं के दावों और सवालों के चलते चुनावी लड़ाई आगे और दिलचस्प होने वाली है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब ही साफ होगा कि जनता ने मोदी की गारंटी को चुना या कांग्रेस के न्याय पर भरोसा किया। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटें दांव पर लगी हैं, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जहां कांग्रेस और नाथ परिवार की साख दांव पर है। छिंदवाड़ा में चुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके करीबियों पर छापों के चलते जमकर सियासत हुई। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके करीबियों के घर मतदान से पहले छापों की लेकर बीजेपी सरकार पर प्रशासन से दुरुपयोग का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि पहले चरण में कांग्रेस 6 में से 4 सीटें जीतेंगी। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस के लोग पैसा बांटेंगे और चुनाव आयोग और क्या प्रशासन देखता रहेगा। बाहर लोकतंत्र, विपक्ष के लिए लोकतंत्र की हत्या करना अपनी जगह है, अंदर भी करेंगे तानाशाही। ये मैसेज है, ये भाषा वो बोलती है। अमित शाह की भाषा ये बताती है कि हम तानाशाह हैं, अगर गड़बड़ की तो फिर याद रखना हमारी विचारधारा कौन सी है, ये बताया अमित शाह जी ने। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो काम उन्हीं का था। यहाँ अपने घर से निकल करके जनता को मूर्ख बनाने का जो अभियान चल रहा था, प्रशासन ने सजगता के साथ उसका कच्चा चिट्ठा खोला। और भिलाई विधानसभा में वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने गुरुवार सुबह अनोखा प्रयास किया। जिला प्रशासन ने स्टेट रोलिंग स्टिकेटर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर आम जनता को मतदान के लिए जागरूक किया। इस मौके पर निगम कमिश्नर ने लोगों को 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। भिलाई में 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अब आज स्केटर्स उतर पड़े हैं रोड में। यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से जो कार्यक्रम रखा गया है, तपास चौक में यहाँ पर स्केटर्स है। स्केटर्स यहाँ पर अलग अलग तरीके के करतब दिखा करके मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ अमित सर है। सर, किस तरीके का आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं? लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टाउनशिप एरिया में 100% मतदान हो, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि टाउनशिप के लोग वोट डालने के लिए नहीं निकल पाते हैं। ये एक अनूठी प्रयास थी। बच्चों के माध्यम से हम मतदान जागरूकता लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अश्विनी सर साथ में है। सर, जिला प्रशासन का लगातार प्रयास है कि शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, तो और ये कार्यक्रम है, इसके अलावा और किस तरह के नए नए कार्यक्रम आप लोग लेके आ रहे हैं? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में यूथ बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए लगातार हम लोग की कोशिश है कि हम यूथ जिस चीजों से आकर्षित होते हैं वैसी चीजों को लेके लोगों के बीच में जाए, ताकि अधिक से अधिक मतदान को करें। अभी 7 मई को भरी दोपहरी में जो वोट होगा, तो शहर के लोगों को जागरूक करना जरूरी है। 5 मिनट ही लगेगा आपको आके वोट देने में, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि 7 मई को आके आप अपना मतदान दें और इसको सफल बनाएं। बच्चों ने हाथ में वोटिंग जागरूकता को लेकर के तख्तियां लेकर के यहाँ पर स्केटिंग की है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, और यहाँ पर एक संदेश दिया है कि हमें मतदान क्यों करना चाहिए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।